देर रात हो चुकी है और ढिल्लों अब भी सारे लोगों के सामने खड़ा है और वो उन लोगों की आंखों में देखता है और कहता है, आप में से अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर इस कमरे में कोई भी ऐसा है जो मुझ पर भरोसा नहीं करता तो मैं और पापा जी अपना प्लान सबके साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लान इस कमरे से बाहर गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस पर सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और ढिल्लों बिना किसी को कुछ बताए वहां से जाने लगता है। उसके बाहर निकलते ही सभा बर्खास्त हो जाती है और सब लोग अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। ढिल्लों जैसे ही उस 22 नंबर के घर से निकलता है, वो पाता है कि सब लोग घर की तरफ लौट गए हैं, लेकिन सुषमा और अजीत अभी भी उसके पीछे आ रहे हैं। ढिल्लों कुछ कदम चलकर रुक जाता है और उसके रुकते ही अजीत और सुषमा भी ठहर जाते हैं। ढिल्लों उनसे मुड़कर सवाल करता है, क्या बात है, क्यों पीछा कर रहे हो आप लोग मेरा? क्या मुझ पर आपको भी भरोसा नहीं है? ये कहते हुए ढिल्लों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन आंखों को देखकर सुषमा तुरंत उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, अरे मेरे बच्चे, तू रोना बंद कर। ठीक है, मैं तेरे जन्म से तेरी बुआ नहीं तो क्या, लेकिन तेरे पापा मुझे ही तो अपनी बहन मानते हैं, सब कुछ बताते हैं मुझे, और हमें उन्होंने ये भी बताया है कि वो क्या करने वाले हैं। ये सुनकर ढिल्लों चौंक जाता है और पूछता है, बताइए आप, वो क्या करने वाले हैं? इस पर बुआ कहती है, सुशील ठाकुर को हम भी जानते हैं और मैं जानती हूं दिलफेक सिंह उसी विधायक के साथ कोई खेल खेलने वाला है। ये सुनकर ढिल्लों के चेहरे पर हंसी छा जाती है और वो समझ जाता है कि सुषमा और अजीत को भी योजना का कुछ भाग पता है। वो सुषमा से कहता है, हाँ चलिए, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब उनकी तबीयत का ध्यान रखूंगा और इस मिशन को अंजाम दूंगा। ये कहकर वो निकल जाता है। जहां एक और ढिल्लों विधायक सुशील ठाकुर के साथ कुछ करने वाला था, वहीं दूसरी ओर अब सुबह की 7 बज चुकी है और रंगीली की फ्लाइट इंदौर शहर में लैंड करती है। वो एयरप्लेन लैंड होते ही वहां से नीचे उतरने लगती है और मन ही मन कहती है, ढिल्लों जैसा अपराधी अगर यहां हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे आज ही मुरीला कॉलोनी जाना होगा और समझना होगा इस पूरे खेल को। ये कहते हुए वो बाकी पैसेंजर्स के साथ साथ एयरप्लेन से नीचे उतरती है और अपना लगेज लेकर सीधे बाहर की तरफ निकलती है। वो जैसे ही एग्जिट की तरफ टैक्सी लेने को जाती है, वो पाती है कि वहां कोई शख्स खड़ा है जिसके हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है आरना। वो बोर्ड देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, ये मेरा एजेंट कोड किसी और को कैसे पता है? ये सोचते हुए वो उस शख्स के पास जाती है जिसने सफेद रंग का शर्ट पहन रखा है। वो सीधे जाकर उस शख्स से सवाल करती है, जी आपने इस आरना नाम की लड़की को कभी देखा है? इस पर वो युवक जो बोर्ड लेकर खड़ा है वो कहता है, नहीं जी, नहीं देखा है। ये सुनकर रंगीली के चेहरे पर शरारत नजर आती है और उसके सामने खड़ा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सूरज है, जिसके बाईं तरफ कांस्टेबल भैयालाल भी खड़े हैं। रंगीली कहती है, देखो मैं ही हूं आरना, तो अब चलो फटाफट मुझे यहां से लेकर। यह सुनकर इंस्पेक्टर सूरज एक पल के लिए रंगीली को देखने लगता है और कहता है, अजीब मजाक करती हो यार तुम, जाओ ना यहां से। इस पर रंगीली पूछती है, अरे भाई मैं ही हूं आरना, अब फटाफट मुझे ले चलो। ये सुनते ही सूरज कहता है, हाँ और हम इस देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं समझी, तो ज्यादा फालतू बात मत करो। ये कहकर सूरज पास खड़े कांस्टेबल को ताली देते हुए कहता है, आजकल लोग किसी को भी मूर्ख बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। अरे मैं सिविल में हूं तो क्या, हूं तो पुलिस वाला ही ना। इस पर रंगीली के चेहरे पर और हंसी छा जाती है और वो मन ही मन कहती है, अरे वाह, अब तो इसकी गाड़ी में बहुत मजे लेने वाली हूं मैं। पर एक बात तो सोचने वाली है कि ये पुलिस वाले हमेशा मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते।
वो इस सोच में डूबी हुई है। तभी सूरज कहता है, मैम आप प्लीज जाइए ना, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल एजेंट है जिसका रिक्रूटमेंट कम से कम आज से 10 साल पहले हुआ था। वो लड़की 4 साल से देश की सेवा ऐसे कर रही है जैसे उसके लिए यही सब कुछ हो। और आप अपने आप को देखिए, आपको तो देखकर ही लगता है कि आप किसी मॉडलिंग की फील्ड से हैं, और आपकी उम्र भी मुझे 19-20 ज्यादा नहीं लगती। ये सुनकर रंगीली के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया मेरे लिए। अपनी उम्र 25 साल है और अपने को कोई अगर 19 का कह रहा हो तो इसका मतलब तो यही है कि अपन ने मेंटेन तो किया है खुद को। तभी सूरज कहता है, मैम आप प्लीज यहां से थोड़ा उस साइड में जाकर खड़े हो जाइए। वो क्या है, अगर आरना मैम आएंगे और आपको हमारे साथ देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि हम यहाँ लड़कीबाजी कर रहे हैं। इस पर रंगीली वहां से बाहर जाती है और एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। वो वहां अपना बैग खोलती है और उस बैग में से एक स्वेटर निकालती है और पहन लेती है, और सर पर एक बड़ी सी टोपी लगाती है और आंखों पर एक गॉगल लगा लेती है। ये सब करने के बाद वो अपने पर्स से फोन निकालती है और उस फोन को जैसे ही खोलती है उसमें से कपूर सर का मैसेज मिलता है। वो तुरंत उस मैसेज को खोलती है और देखती है कि उसमें एक फोटो है जो कपूर सर ने भेजा है। वो तुरंत फोटो को डाउनलोड करती है तो पाती है कि फोटो सूरज का ही है और उसके नीचे कपूर सर ने सूरज का नंबर भी भेजा है। रंगीली खुद से कहती है, आहा, अब आएगा मजा। वो तुरंत अपना चेहरा छुपाते हुए सूरज के नंबर पर डायल करती है। एग्जिट के पास खड़ा सूरज फोन उठाता है और देखता है कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। वो तुरंत फोन उठा लेता है। उसके फोन उठाते ही रंगीली शरारत करते हुए कहती है, वेयर आर यू सूरज? मैं एयरपोर्ट के बाहर तक आ गई लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं दिखे। ये सुनकर सूरज घबरा जाता है और कहता है, अरे मैम मैं तो यही हूं। ये कहते हुए वो जैसे ही मुड़ता है वो देखता है कि पीछे एक लड़की खड़ी है जिसने पिंक कलर का स्वेटर पहन रखा है और वो फोन पर है। सूरज धीरे धीरे चलते हुए उस लड़की के पास पहुंचता है और कहता है, अरे मैम सॉरी, एक्चुअली एक पागल लड़की मिल गई थी, हमें उसने बहुत डिस्टर्ब किया। ये सुनकर रंगीली मन ही मन हंसने लगती है लेकिन अपने चेहरा टोपी से ढके हुए कहती है, चलो अब जल्दी चलो। सूरज तुरंत कांस्टेबल को इशारा करता है और कांस्टेबल भैया लाल वहां रखा लगेज बैग साथ लेकर चलने लगता है। भैया लाल का ध्यान जैसे ही लगेज की तरफ जाता है वो मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, ये तो वही ऑरेंज रंग का बैग है जो कुछ देर पहले एक लड़की लेकर आई थी। ये देखकर कांस्टेबल भैया लाल खुद से कहता है, उसके पहले सूरज सर कुछ कांड कर दें, जब उन्हें यह सच बताना होगा कि वो लड़की ही एजेंट आरना है। सूरज तुरंत कांस्टेबल को इशारा करता है और कांस्टेबल भैया लाल वहां रखा लगेज बैग साथ लेकर चलने लगता है। भैया लाल का ध्यान जैसे ही लगेज की तरफ जाता है वो मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, ये तो वही ऑरेंज बैग है जो कुछ देर पहले एक लड़की लेकर आई थी, मतलब वो लड़की ही एजेंट आरना थी। ये देखकर कांस्टेबल भैया लाल खुद से कहता है, इसके पहले सूरज सर कुछ कांड कर दे, मुझे उन्हें ये सब बताना पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो जैसे ही साथ चल रही लड़की की पैंट की तरफ देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि यही वो लड़की है। तभी कांस्टेबल भैया लाल तेजी से चलते हुए 2 कदम आगे आता है और सूरज से कुछ कहने की कोशिश करता है, सर मेरी बात सुनिए, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। इस पर सूरज, जो कि रंगीली के ठीक पास चल रहा है, वो सख्त स्वर में कहता है, भैया लाल चुप रहो, अब मुझे इस एजेंट आरना की तरफ ध्यान देना होगा, पहले इनको रिसीव करने में हम बहुत लेट हो चुके हैं। इस पर भैया लाल कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन सूरज उसे गुस्से में घूर कर देखता है और भैया लाल बेचारा चुपचाप चलने लगता है। भैया लाल मन ही मन कहता है, ये लड़की अब सर की अच्छी खासी खिंचाई करेगी। सूरज एजेंट आरना के साथ चलते हुए उसे एक दिशा में मुड़ने का इशारा करता है और एजेंट आरना उस दिशा में मुड़ते हुए कार के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। कांस्टेबल जल्दी से रंगीली का सामान पीछे डिक्की में डालता है और खुद से कहता है, गाड़ी चलाने से पहले सर को कुछ बताना होगा, नहीं तो सर का कोई भरोसा नहीं है,
कुछ भी कह सकते हैं, किसी के भी सामने। फटाफट से बैग डिक्की में डालकर भैया लाल जी जैसे ही आगे आते हैं, वो देखते हैं कि सूरज पीछे वाली सीट पर आराम से बैठा हुआ है और उनके पास वाली सीट पर बैठी है एजेंट आरना, जिसने अपना चेहरा एक बड़ी सी कैप से ढक रखा है। भैया लाल जी कहते हैं, सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज सुनिए तो 1 मिनट के लिए बाहर आइए। इस पर सूरज भैया लाल जी को घूर कर देखता है और कहता है, यहां से सीधा मोरीला नगर ले चलो बस, और फटाफट चलो। भैया लाल जी चुपचाप आगे ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके निकलने लगते हैं। तभी रंगीली जानबूझकर सूरज को छेड़ते हुए कहती है, आपको इतना लेट कैसे हो गया? मुझे वहां इंतजार करते हुए पूरे 4 मिनट 34 सेकंड हो गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए अगली बार से। इस पर सूरज सफाई देते हुए कहता है, अरे मैम एक्चुअली हुआ ये था कि वहां पर एक मूर्ख और अल्लड़ लड़की आ गई थी। मतलब इतनी मूर्ख थी कि वो हमसे बोली कि वो एजेंट आरना है। तो हमने तो कह दिया साफ साफ उससे, अरे आप हैं कौन? आप हमारी एजेंट आरना के पैरों की धूल भी नहीं है। ये सुनकर भैया लाल मन ही मन कहता है, अरे सर थोड़ा चुप क्यों नहीं रहते आप? और दूसरी तरफ ये बात सुनकर रंगीली पास में बैठे सूरज से कहती है, अच्छा तो आपने उस लड़की से ऐसा कहा कि आप हमारी एजेंट आरना के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। सूरज पूरे कॉन्फिडेंस से फेंकता है, हाँ मैडम बिल्कुल बोल दिया। अरे मैंने तो उससे ये भी कह दिया कि हमारी एजेंट आरना तो दिखने में हुस्न की परी है, और वो तो ऐसे दिख रही थी मानो उसका बुढ़ापा 100 साल पहले आ गया हो, और फिर भी वो मरने का नाम नहीं ले रही हो। ये सुनते ही भैया लाल जी मन ही मन कहते हैं, अरे सर क्या झूठ बोल रहे हो, आप ऐसा तो बोले ही नहीं थे, क्यों खुद की वाट लगा रहे हो? अरे ये वही लड़की है, समझने की कोशिश करो, ये लड़की सिर्फ आपके साथ शरारत कर रही है। रंगीली हंसते हुए कंफर्म करती है, अच्छा आपने उस लड़की से ऐसा कह दिया कि वो बहुत बूढ़ी लग रही है। इस पर सूरज थोड़ा और फेंकते हुए कहता है, अरे मैम मैंने तो कह दिया मुझे जो सच लगा, अब हम डरते हैं क्या किसी से? अरे मैंने तो उस लड़की से ये तक कह दिया कि तुम जैसी लड़कियां आए दिन हमारे आगे पीछे घूमती हैं। ये सुनकर रंगीली पूछती है, क्या आपने ऐसा भी कह दिया? अरे आप तो बड़े ही बहादुर किस्म के इंसान हैं, सच बताइए आपने सच में उस लड़की से इतना सब कुछ कहा था या? इस पर सूरज कुछ कहता उससे पहले भैया लाल सूरज को गाड़ी रोककर कहता है, सर प्लीज कुछ मत बोलिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो मैडम है ये। भैया लाल जी का ऐसा कहना होता है और एजेंट आरना उन्हें घूर कर देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। भैया लाल जी बेचारे गाड़ी चलाने लगते हैं। तभी सूरज कहता है, अरे यार भैया लाल जी तुम गाड़ी चलाओ ना यार शांति से, क्यों इतना परेशान कर रहे हो हमें? अरे मैं तो मैडम को सिर्फ ये बता रहा था कि वो बहुत खास हैं। इस पर रंगीली टोपी के पीछे से कहती है, मैम आप प्लीज जाइए ना, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल एजेंट है जिसका रिक्रूटमेंट कम से कम आज से 10 साल पहले हुआ था। वो लड़की 4 साल से देश की सेवा ऐसे कर रही है जैसे बस उसके लिए यही सब कुछ हो। और आप अपने आप को देखिए, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी मॉडलिंग फील्ड से हैं, और आपकी तो उम्र भी मुझे 19-20 से ज्यादा नहीं लगती। ये पूरा वाक्य सुनकर सूरज चौंक जाता है और बगल में बैठी एजेंट आरना से कहता है, अरे मैम आपको कैसे पता चला कि हम उस लड़की से ये सब बोले थे? सूरज का ऐसा पूछना होता है और अब पहली बार एजेंट आरना उर्फ रंगीली अपने चेहरे पर से टोपी हटाती है। सूरज जैसे ही आरना का चेहरा देखता है उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो चौंकते हुए कहता है, तुम, मेरा मतलब आप? इस पर एजेंट आरना कहती है, जी हाँ मैं, इंस्पेक्टर सूरज। आप इतने बड़े फेकूचंद निकलोगे ये मुझे नहीं पता था। मैं आपको बहुत ही काबिल ऑफिसर समझती थी और आप तो इतने बड़े झूठे निकले। ये सुनकर सूरज कहने की कोशिश करता है, अरे नहीं मैम, दरअसल वो बात यह है कि। लेकिन एजेंट आरना एक नहीं सुनती और कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम आपकी बात। अरे आपने पहली गलती तो ये की है
कि आपने फोन में इंटरनेट ऑन नहीं किया सुबह से। अगर किया होता तो आपको हमारी फोटो कब की मिल चुकी होती। दूसरी गलती आपने ये की कि उस पराई लड़की के सामने आपने हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी। अरे आपको सिचुएशन की गंभीरता को समझना होगा। हम कोई नॉर्मल पुलिस टीम का हिस्सा नहीं है, हम एकदम स्पेशल एजेंट हैं। ऐसे स्पेशल एजेंट देश में केवल 3 या 4 हैं। 3 या 4 सुनकर सूरज को थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछता है, मैडम 3 या 4 हैं का क्या मतलब? इस पर एजेंट आरना कहती है, 3 तो पक्का हैं, चौथी को श्रीलंका भेजा गया है एक मिशन के लिए। वो पिछले 30 दिनों से आउट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आने वाले 3 दिन में उसकी कोई खबर नहीं आती तो हम 3 ही स्पेशल एजेंट माने जाएंगे जो जिंदा हैं। ये सुनकर सूरज चौंक जाता है और उसे सिचुएशन की गंभीरता समझ आती है। वो खुद से कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है, इससे जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। कि तभी एजेंट आरना की आंखों के सामने अब्बास का चेहरा नजर आता है और वो अचानक गाड़ी रोकने का इशारा करती है। मोरिला की तरफ जा रही कार में बैठी एजेंट आरना की आंखों के सामने अब्बास का चेहरा आ जाता है और वो गाड़ी रोकने का इशारा करती है। कांस्टेबल गाड़ी रोक देता है और एजेंट आरना गाड़ी से निकलकर रास्ते से साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। वो अचानक कुछ सोचने लगती है और सूरज बाहर आकर उससे पूछता है, मैम क्या बात है, आप कुछ सीरियस लग रही हैं? इस पर एजेंट आरना कहती है, हाँ, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। इस पर सूरज सवाल करता है, मैम क्या बात है, प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी तक आप उस मोरिला कॉलोनी में गई ही नहीं हैं, तो फिर टेंशन कैसी प्रॉब्लम? इस पर रंगीली कहती है, नहीं सूरज, समझने की कोशिश करो, हम हमारे भविष्य को ठीक करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि हमारा वर्तमान हमारे भविष्य को बदल सकता है, लेकिन जिंदगी का सच तो ये है कि हमारा अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये सुनकर सूरज थोड़ा चौंक जाता है और अभी अभी पास आकर खड़ा हुआ कांस्टेबल कहता है, अरे मैडम, आप तो साधु महात्मा की वाणी बोलने लगी हैं। क्या शानदार बात कही है आपने, अद्भुत। इस पर सूरज सवाल करता है, बोलिए मैम, क्या प्रॉब्लम है? आप हमें टेक्निकल एस्पेक्ट बताइए, क्यों आप ऐसे डर गई हैं? इस पर रंगीली कहती है, क्योंकि मुझे अतीत का वो पल याद आ रहा है जब मैंने अब्बास को अरेस्ट करवाया था। अचानक मुझे याद आया कि उसने जो शर्ट पहनकर रखा था उसमें जो सबसे ऊपर वाला बटन था वो बाकी बटन से मिलता जुलता नहीं था, वो थोड़ा अलग रंग का था। रंगीली का ऐसा कहना होता है और दूसरी ओर अब्बास, जिसे एक पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, वो अपने टी शर्ट में लगे एक बटन की तरफ देखता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वो मन ही मन कहता है, जहां दुनिया सोचना बंद करती है वहां मेरी सोच शुरू होती है। जहां एक और अब्बास, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है और उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है, वहीं दूसरी ओर रंगीली सूरज से कहती है, यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, उसके शर्ट का जो पहला बटन था वो थोड़ा अजीब था, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, धमाका करने के लिए बारूद, लोकेशन भेजने के लिए ट्रांसमीटर या कुछ भी। ये सुनते ही सूरज चौंक जाता है और कहता है, लेकिन मैम अगर उसके पास ऐसा कुछ है तो वो अरेस्ट ही क्यों हुआ है? इस पर रंगीली कहती है, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ प्लान है जो हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक और बात है जो मेरे दिमाग में चल रही है, वो ये है कि इतने बड़े क्लब में अब्बास इतने बड़े कंसाइनमेंट की डील करने गया और वहां उसका एक भी आदमी नहीं था जो उसकी रक्षा करे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर इंस्पेक्टर सूरज और कांस्टेबल भैयालाल भी टेंशन में आ जाते हैं। सूरज कहता है, मैम मुझे कुछ कहना है आपसे, प्लीज एक बार कपूर सर से बात कीजिए, हो सकता है शायद वो इस बात का सोल्यूशन ढूंढ लें। रंगीली कहती है, हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मैं कपूर सर से कहती हूँ कि अब्बास को जहाँ भी रखा है वहाँ पर उस पर निगरानी बढ़ा दी जाए।
ये कहते हुए रंगीली अपने फ़ोन से कपूर सर का नंबर डायल करती है, लेकिन सामने से आवाज़ आती है, आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त बिजी है। ये सुनते ही रंगीली का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो कहती है, अरे यार, सुबह के 8 बजे हैं, सर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस पर पास खड़ा कांस्टेबल भैयालाल कहता है, मैम ये भी तो हो सकता है कि वो सो रहे हो। इस बात पर सूरज और रंगीली दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सूरज कांस्टेबल भैयालाल को समझाते हुए कहता है, नहीं, जानते हो भैयालाल, कपूर सर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो पूरे दिन में केवल 2 घंटे सोते हैं, 1 घंटे रात में और 1 घंटे दिन में, क्योंकि 22 घंटे कपूर सर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है, वो है देश की सिक्योरिटी। कहने को उन्हें इंदौर शहर दिया गया है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कमिश्नर कपूर असल में पूरे देश पर नजर रखते हैं और कहीं भी घटी किसी घटना को देश की सिक्योरिटी के साथ चेक करते रहते हैं कि कहीं इस घटना से मेरे देश पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तभी वो देखते हैं कि रंगीली का फोन बजता है। वो फोन देखती है तो पाती है कि सामने से सर का ही फोन आ रहा है। वो तुरंत एक झटके में फोन उठाती है और कहती है, सर आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। इस पर कपूर सर कहते हैं, जल्दी बोलो रंगीली, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। सुना है आज मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल मिल रहे हैं और वो आज मिलकर बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में हमारी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग है। इतना सुनने के बाद रंगीली कहती है, सर सारी बातें एक तरफ, लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि अब्बास पर आपको नजर रखनी चाहिए। मैंने उसके शर्ट का पहला बटन देखा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई सामान्य बटन नहीं है, निश्चित ही उसके अंदर कुछ है। ये सुनते ही कपूर सर भी चौंक जाते हैं और अपनी जगह पर अचानक खड़े हो जाते हैं। वो रंगीली से घबराते हुए कहते हैं, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? इस पर रंगीली कहती है, अभी मैं गाड़ी में बैठी थी तो अचानक मुझे ये दृश्य याद आया। जब मैंने अब्बास को नीचे की तरफ धक्का दिया था तब उसके शर्ट का पहला बटन मुझे थोड़ा अजीब दिखा था। अब्बास इतना बड़ा आदमी है कि अगर उसके शर्ट का बटन टूट जाए तो वो दोबारा वो शर्ट नहीं पहनेगा। फिर उसे अलग रंग के बटन लगाकर शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी? कपूर सर सामने से घबराते हुए कहते हैं, तो फिर तो हमने बहुत देर कर दी, क्योंकि अभी अभी एक गाड़ी यहां से निकली है जिसमें हमने अब्बास को रखा है। उसी गाड़ी में उसके साथ कुछ पुलिस वाले हैं। सरकार का प्लान अब्बास को पुणे जेल में शिफ्ट करने का है। ये सुनते ही रंगीली चौंक जाती है और सवाल करती है, सर अगर अब्बास मुंबई में पकड़ा गया है तो उसे पुणे शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? इस पर कपूर सर कहते हैं, बात यह है कि सरकार ने हमारी एजेंसी के साथ मिलकर पुणे के पास में एक छोटे से गांव में एक गुप्त जेल बनाई है और उस जेल की खासियत यह है कि कोई भी कैदी वहां से भाग नहीं सकता। और तो और उस जेल को स्पेशली अब्बास जैसे क्रिमिनल्स रखने के लिए ही बनाया गया है। ये सब सुनकर रंगीली और चौंक जाती है और कहती है, सर हमें कैसे भी इस प्रोसेस को रोकना होगा। मैं आती हूँ सर मुंबई, वहां आकर ये पूरी प्रोसेस जो है शिफ्टिंग की, इसे मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहती हूँ। प्लीज समझिए सर। लेकिन इस पर कपूर सर रंगीली को चिल्लाते हुए कहते हैं, कुछ भी बात मत करो तुम्हें मैंने वहां एक मिशन के लिए भेजा है और वो मिशन बहुत जरूरी है। तुम्हें उस मिशन पर ध्यान देना है, समझी तुम? इस पर रंगीली की कोई आवाज नहीं आती। कपूर सर सामने से गुस्से में कहते हैं, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला एजेंट, रिप्लाई दो। इस पर रंगीली पूछती है, सर क्यों? आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहां ऐसा क्या है? इस पर कपूर सर गंभीर स्वर में कहते हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन के अनुसार ये एक संभावना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ढिल्लों वहीं इंदौर में है और वो भी मुरीला नगर में। ये सुनकर रंगीली के होश उड़ जाते हैं। जब बार बार रंगीली कपूर सर से कहती है कि वो वहां मुंबई आना चाहती है, तब कपूर सर रंगीली को चिल्लाते हुए कहते हैं,
कुछ भी बात मत करो तुम। मैंने तुम्हें वहां एक मिशन के लिए भेजा है और वो मिशन बहुत जरूरी है। तुम्हें उस मिशन पर ध्यान देना है, समझे तुम? इस पर रंगीली कोई आवाज नहीं करती। कपूर सर सामने से गुस्से में कहते हैं, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला एजेंट, रिप्लाई दो अभी इसी वक्त। इस पर रंगीली पूछती है, सर क्यों? आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? यहां ऐसा क्या है? इस पर कपूर सर गंभीर स्वर में कहते हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन के अनुसार ये एक संभावना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ढिल्लों वहीं इंदौर में है, वो भी मोरीला नगर में। ये सुनकर रंगीली के होश उड़ जाते हैं और स्पीकर पर ये पूरी बात सुन रहे भैया लाल और सूरज भी ये सुनकर डर जाते हैं। सूरज तुरंत फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे संदेह जरूर था, लेकिन मैं श्योर नहीं था इस बात पर कि ढिल्लों यही है। सूरज की बात सुनकर रंगीली एक पल के लिए सूरज की तरफ देखने लगती है और तभी कपूर सर फोन पर कहते हैं, सूरज, तुम्हें जो कुछ कहना है जोर से कहो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अंदर मीटिंग के लिए जाना है। सूरज तुरंत कहता है, सर मोरीला कॉलोनी में कुछ होने वाला है, ये तो मुझे लग रहा है और मैंने आपको यही सूचना दी थी, लेकिन मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि मुझे यहाँ ढिल्लों के होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि मैं जब उस कॉलोनी में गया था तब मुझे सब कुछ बहुत ही सामान्य लगा। इस पर कपूर सर कहते हैं, एक दो लोग और हैं सूरज, जिन्हें मैंने उस इलाके के आसपास निगाह रखने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें ढिल्लों कहीं नहीं मिला है, लेकिन कोई 40 से 50 साल का आदमी है जो वहां ऑपरेशन कर रहा है कुछ। इस पर सूरज कहता है, ठीक है सर, अगर ऐसा है तो मैं और मैडम नजर रखेंगे इस मोरीला कॉलोनी पर, और हमें कुछ भी अगर ऐसा वैसा मिलता है तो हम आपको सूचना देंगे। कपूर सर फोन रखने के पहले कहते हैं, रंगीली, ज्यादा चिंता मत करो, मुझे यकीन है अब्बास कुछ नहीं करेगा। अरे इतनी सिक्योरिटी में ले जा रहे हैं उसे पुणे कि उसे कोई भी खतरा नहीं हो सकता। इस पर रंगीली कहती है, सर आपका ऑर्डर है इसलिए मैं अब आगे कुछ नहीं कहना चाहती, पर मेरा यकीन है कि अब्बास कुछ करने वाला है और हम बहुत बुरी तरह फेल होने वाले हैं। कपूर सर कहते हैं, देखो रंगीली, खुद पर विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना ठीक नहीं है। तुम जानती हो अब्बास को पुणे ले जाने का काम राहुल सिंह को मिला है, और तुम जानती हो कि वो कभी गलती नहीं करता। अब चलो मुझे जाने दो, आज एक बड़ी क्रिमिनल मीटिंग होने वाली है मुंबई में, अगर मुझे ये भी नहीं पता कि ये मीटिंग कितने बजे और कहाँ होगी। इतनी सी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि बड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए कोई 2 लोग मिलने वाले हैं। इतना सब सुनकर रंगीली कहती है, ठीक है सर, मैं अपना दिमाग चालू रखूंगी, कुछ भी समझ आता है तो आपको बता दूंगी। ये कहकर वो फोन रखती है और सूरज से कहती है, चलिए आप ले चलिए मुझे उस जगह पर जहां मेरा अगला मिशन है। सूरज जाकर गाड़ी में बैठता है और उसके पीछे पीछे रंगीली भी बैठ जाती है। कांस्टेबल भैया लाल गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इंदौर शहर के मार्केट की तरफ मुड़ लेते हैं, जहां एक और रंगीली शहर में आ चुकी थी और वो जल्दी ही मोरीला नगर में जाने वाली थी, वहीं दूसरी ओर अब्बास एक गाड़ी में है और उसके आसपास 4 पुलिस वाले बैठे हैं। जिस गाड़ी में अब्बास बैठा हुआ है उस गाड़ी के आगे भी एक गाड़ी चल रही है और पीछे भी। पीछे वाली गाड़ी में राहुल सिंह बैठा हुआ है, जिसकी नजर आगे वाली बड़ी गाड़ी पर है जिसमें अब्बास को ले जाया जा रहा है। राहुल सिंह के पास में जो ड्राइवर है वो राहुल से सवाल करता है, सर आपको क्या लगता है हम जितना टेंशन ले रहे हैं उतना टेंशन लेने की बात है? मतलब ये अब्बास बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इसे हमने कहाँ रखा था और हम कहाँ ले जाएंगे इसकी खबर हमारे अलावा किसी और के पास है नहीं, तो इसको कोई कैसे ले जा सकता है? इस सवाल पर राहुल सिर्फ आगे की तरफ देखता है और कहता है, देखो ऐसा है कि मैंने आज तक ऐसे 99 क्रिमिनल्स को पकड़ा है और उन्हें सेफ जेल में पहुंचाया है, तो इस अब्बास के अंदर जाने के साथ ही मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी और फिर कल मैं अपनी बेटी का बर्थडे मनाऊंगा। राहुल ये सब कह ही रहा होता है कि तभी
हाईवे से थोड़ी दूर एक बंदा पुरानी सी इमारत में तेजी से दौड़ते हुए छत की तरफ बढ़ रहा है। वो बंदा दौड़ते हुए जैसे ही छत पर पहुंचता है, वो एक पल के लिए ठहर जाता है और फिर वो उस छत पर जमीन पर बैठ जाता है। छत पर बैठते ही वो अपने बैग से एक बंदूक निकालता है और बंदूक निकालकर एक बड़े से स्टैंड पर रखता है। वो अपनी बंदूक में लगे टेलीस्कोप से झांक कर देखता है तो पाता है कि हाईवे पर एक के बाद एक करके 3 गाड़ियां जा रही हैं। पहली गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक्स ले जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी में काले रंग के पर्दे लगे हैं और इस कारण से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और तीसरी गाड़ी में राहुल सिंह बैठा है जो पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा है। वो आदमी जो अभी दौड़कर छत पर आया है, वो अपनी बंदूक को दूसरे नंबर की गाड़ी पर सेट करता है और खुद से कहता है, यकीनन अब्बास भाई ये सेकंड नंबर वाली गाड़ी में होंगे, उन्हें आज किसी भी हालत में छुड़ाना होगा। दूसरी तरफ इंदौर में रंगीली सूरज के साथ गाड़ी में बैठी हुई है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। सूरज उससे कहता है, अरे मैडम इतना टेंशन मत लीजिए, कपूर सर कह रहे हैं ना सब ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। इस पर रंगीली कहती है, देखो सूरज, ऐसा है कि हम जो एजेंट्स लोग होते हैं ना, वो एक ही चीज़ पर भरोसा करते हैं और वो हमारी गट फीलिंग, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में नहीं लड़ते बल्कि छुप छुप कर देश पर मंडरा रहे खतरे को समझने की कोशिश करते हैं और फिर सही समय आने पर प्रहार करते हैं। और मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती, समझने की कोशिश करो। कपूर सर मेरी बात को इस वक्त इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ बड़ा टेंशन है, लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं है ना कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत है। ये सुनते ही सूरज कहता है, मैम मेरे पास आपकी परेशानी का एक सॉल्यूशन है। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पुलिस में इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो आपको जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ उससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और कपूर सर को भी परेशानी नहीं होगी। रंगीली थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, अब मुद्दे की बात जल्दी कहोगे या ऐसे ही घुमाते रहोगे? सूरज कहता है, मैम अगर आपको लगता है कि कोई खतरा है और अब्बास कुछ करने वाला है तो आप इस खतरे के बारे में राहुल को क्यों नहीं बताते? यह सुनते ही रंगीली इंप्रेस नजर आती है और तुरंत अपना फोन निकालकर राहुल का नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ छत पर खड़ा शूटर ट्रिगर दबाने के लिए उंगलियां बंदूक के पास लेकर जाता है। रंगीली सूरज के कहने पर फोन निकालकर राहुल का नंबर डायल करती है और वो मन ही मन कहती है, बस कैसे भी ये राहुल मेरा फोन उठा ले, क्योंकि अननोन नंबर देखकर वो फोन शायद ही उठाएगा। जहां एक ओर रंगीली राहुल सिंह के फोन उठाने का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ छत पर खड़ा शूटर ट्रिगर दबाने के लिए उंगलियां ट्रिगर के पास ले जा रहा था। वो शूटर धीरे से अपनी बंदूक आगे की तरफ घुमाता है और खुद से कहता है, सबसे पहले ये पहले नंबर की गाड़ी को उड़ाऊंगा और उसके बाद तीसरे नंबर की, तब तक अब्बास भाई भी वो काम कर देंगे। ये कहते हुए अपनी उंगलियां ट्रिगर की तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ राहुल सिंह जो कि तीसरी गाड़ी में बैठा हुआ था, वो अपने हाथ में रखे फोन को देखता है जिस पर किसी का कॉल आ रहा है। फोन साइलेंट पर होने के कारण फोन पर आवाज नहीं आ रही है। राहुल सिंह फोन देखकर खुद से सवाल करता है, ये कौन फोन कर रहा है मुझे? वो पहले तो फोन नहीं उठाता, लेकिन तभी ड्राइवर उससे कहता है, अरे सर फोन उठा लीजिए, भाभी का होगा, कौन सा आपके फोन उठाने से अब्बास रिहा हो जाएगा। ये सुनते ही राहुल फोन उठाता है और ड्राइवर से कहता है, नहीं भाई सेंचुरी होगी आज मेरी पूरी। वो जैसे ही फोन उठाता है, सामने से रंगीली कहती है, राहुल सिंह, मैं स्पेशल एजेंट्स टीम से बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे डाउट है कि अब्बास कुछ करने वाला है। ये सुनकर राहुल घबरा जाता है और तभी रंगीली कहती है, मैंने कपूर सर को भी इस बारे में सचेत किया था, लेकिन वो कहीं बिजी हैं। प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। आई एम श्योर, मेरा गट फील है कि वहां कुछ गलत होने वाला है। ये सुनकर राहुल सिंह कहता है,
रंगीली, आई रिस्पेक्ट यू, बट जब तक आप मुझे ये नहीं बता दें कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं, या जब तक मुझे कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाते, तब तक मैं किसी भी प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुनकर रंगीली एक पल के लिए बेबस हो जाती है और तभी दूसरे नंबर की गाड़ी जिसमें अब्बास बैठा हुआ है, वो खुद को देखता है और अपने आसपास बैठे 4 गार्ड्स को देखता है। वो मन ही मन कहता है, ये लोग समझते हैं कि अब्बास को पकड़ना इतना आसान है। अब्बास कौन है ये समझने के लिए भी इनको एक जन्म और लेना पड़ेगा। छत पर खड़ा शूटर पहली गाड़ी के टायर पर टारगेट करता है और वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला है, वो देखता है कि एक कार उस गाड़ी को ओवरटेक कर रही है और वो ट्रिगर दबाने से खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद रंगीली को कुछ समझ नहीं आ रहा है और तभी राहुल सिंह कहता है, रंगीली प्लीज बोलो, क्या हुआ है? तुम्हें डाउट क्यों है इस प्रोसेस पर? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इस पर रंगीली कहती है, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो राहुल। मुझे हमारे देश के हर ईमानदार इंसान पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन यहाँ बात भरोसे की नहीं है, बात क्रिमिनल के स्टेटस की है। वो अब्बास है, उसे कई देशों की पुलिस ढूंढ रही है और कई देशों के माफिया अब्बास के साथ बिजनेस करते हैं। तुम सोचते हो वो लोग अब्बास को इतनी आसानी से पुणे की उस सीक्रेट जेल में बंद होने देंगे जहां से कोई भी वापस नहीं लौट सकता बिना सरकार की मर्जी के? ये सुनकर राहुल भी गंभीर हो जाता है और कहता है, अच्छा ये बताओगी कि तुम्हें डाउट क्या है? इस पर रंगीली कहती है, अरे राहुल, जब मैंने अब्बास को अरेस्ट किया था तब मैंने नोटिस किया कि उसके शर्ट का पहला बटन बाकी बटन से बिल्कुल अलग था। इस पर राहुल कहता है, डोंट वरी यार, हमने उसकी ड्रेस चेंज करवा दी थी और उसे हम पूरा प्रॉपर चेक करा के लाए थे। उसके शरीर की स्कैनिंग करवा ली है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। तो अब प्लीज चिंता मत करो और मुझे कांग्रेट्स कहो, आज मेरी सेंचुरी है। रंगीली अधूरे मन से कहती है, हाँ, कांग्रेचुलेशंस। दूसरी तरफ अब्बास जो कि अपनी गाड़ी में बैठा है, वो मन ही मन कहता है, अरे मेरे कपड़े बदलने से मेरा मकसद नहीं बदल जाएगा। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। और वो लड़की ने मुझे ठीक से देखा नहीं, वरना वो समझ जाती कि मेरी शर्ट के पहले बटन में कितना बड़ा राज छुपा था। ये कहते हुए वो अपने एक हाथ को अपने मुंह के पास रख लेता है और धीरे से अपने मुंह को खोलता है। उसके मुंह के अंदर से कुछ सीधे उसके हाथ पर आकर गिरता है और फिर अब्बास अपनी हथेली को देखने लगता है। उसकी हथेली में अब एक बटन है और वो उस बटन को देखकर खुद से कहता है, ये बटन क्या कर सकता है ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे। जहां एक ओर अब्बास कुछ करने वाला था, वहीं दूसरी ओर सुबह सुबह अजीत और सुषमा चलते हुए दिलफेक सिंह के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से दिल्लो दरवाजा खोलता है और बाहर अजीत और सुषमा को देखकर एक पल के लिए डर जाता है। वो तुरंत बाहर आता है और सुषमा और अजीत से कहता है, क्या बात है, आप लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? इस पर सुषमा कहती है, बेटा तेरे पापा मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने उन्हें राखी बांधी है इसलिए मुझे बेटी जैसा प्यार करते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने सोचा मिल लेती हूँ उनसे। फिर कल हमारा खेल खेलने वाले हैं, उससे पहले एक बार उनसे मिलना चाहती थी। ये सुनकर पहले तो दिल्लो के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है, पर फिर वो कहता है, ठीक है आप ठहरिए, मैं 5 मिनट से दरवाजा खोलूंगा, आप अंदर आ जाना और मैं पीछे के दरवाजे से पापा जी के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। ये बात उनसे मत कहिएगा, ठीक है? जी भर के उनसे मिल लीजिए, फिर चले जाना। ये सुनकर सुषमा हाँ में गर्दन हिलाती है और दिल्लो वापस कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से दिलफेक सिंह की आवाज आती है, आजा ओए, अंदर आजा। सुषमा और अजीत कमरे के अंदर दरवाजा खोलकर आते हैं
और बिस्तर पर लेटे दिलफेक सिंह के पास बैठ जाते हैं। दिलफेक सिंह कहता है, अब आ रही है तू मुझसे मिलने। एक तो ये लड़का किसी डॉक्टर को लेकर आ गया था और उस डॉक्टर ने इससे कह दिया कि दिलफेक सिंह को कैंसर है। अरे मेरे बच्चे ने इस बात को मान लिया। अब तू ही बता, ये सच हो सकता है? अरे मैं कैंसर से मर सकता हूं क्या? उसका बाप किसी बीमारी से नहीं मर सकता। अरे वो जब तक अपना मिशन पूरा ना कर ले तब तक वो नहीं जाएगा इस दुनिया से। उस विधायक सुशील ठाकुर को सबक सिखाना है ना, जिसकी फोटो तुझे कंप्यूटर पर दिखाई थी। कैंसर वाली बात सुनकर अजीत और सुषमा भावुक हो जाते हैं। उनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। सुषमा अपने भाई दिलफेक सिंह के सर पर हाथ रखने लगती है, लेकिन दिलफेक सिंह उससे कहता है, नहीं हुआ है, छुओ मत मुझे। सुषमा का ध्यान दिलफेक सिंह पर है, लेकिन अजीत का ध्यान अब कमरे में है। वो इधर उधर देख रहा है और तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जगह से उठता है और सामने वाली दीवार पर जाकर कुछ देखने लगता है। सुषमा अपने मुंह बोले भाई दिलफेक सिंह को बिस्तर पर लाचार पड़ा हुआ देख रही है और ये देखकर वो बहुत भावुक हो चुकी है और उसका ध्यान सिर्फ दिलफेक सिंह पर है। लेकिन अजीत का ध्यान अब कमरे में है। वो इधर उधर देख रहा है और तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जगह से उठता है और सामने वाली दीवार पर जाकर कुछ देखने लगता है। वो वहां दीवार के बिल्कुल पास चला जाता है और उस दीवार को देखकर खुद से कहता है, ये दीवार थोड़ी अजीब लग रही है। ये कहते हुए वो जैसे ही उस दीवार को छूने की कोशिश करता है, पीछे से दिलफेक सिंह की आवाज आती है, वहां क्या कर रहे हो तुम अजीत? यहां मेरे पास रहो। कितना अकेला महसूस कर रहा हूं मैं, इसका हिसाब नहीं दे सकता तुम्हें। ये मेरा बेटा मुझे यहां से बाहर ही नहीं जाने देता। अजीत तुरंत वापस दिलफेक सिंह के पास आने लगता है। वो फिर भी इधर उधर देखते हुए दिलफेक सिंह के बिस्तर पर आ जाता है और दिलफेक सिंह से सवाल करता है, तुम हमें पूरा मिशन बताओगे या हमें सब कुछ तुम्हारे बेटे से ही जानना होगा? ये देखकर हमें बहुत बुरा लगता है दिलफेक सिंह कि तुमने हमें ना तो अपने बेटे के बारे में बताया और ना ही मिशन के बारे में। और तो और हमें आश्चर्य तब हुआ जब तुमने मिशन के बारे में हमसे ज्यादा उससे बता दिया। यह सुनते ही दिलफेक सिंह एक पल के लिए अजीत को घूर कर देखता है और अजीत थोड़ा गुस्से में सवाल करता है, हम तुम पर भरोसा करके इस मिशन पर आए थे। अब तुम्हारा बेटा कहां जाता है, क्या करता है, इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है ना। इस पर दिलफेक सिंह कहता है, देखो अगर मेरे बेटे पर मैं भरोसा करता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तुम जानते हो मेरे लिए मिशन से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। इस पर अजीत कहता है, नहीं दिलफेक सिंह, बात भरोसे की नहीं है। बात यह है कि यहां हमारे ग्रुप में जो लोग हैं वो सब दुखी हैं और इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ हाथ मिलाया है अपने दुख का बदला लेने के लिए। और तुम हो कि अजीत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले दिलफेक सिंह कहता है, ठीक है, बहुत बोल चुके तुम। अगर तुम्हें मेरे बेटे दिल्लों पर भरोसा नहीं है तो मैं उसे आज ही इस मिशन से हटाता हूं। आज के बाद तुम्हें कभी उसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। और हां, आज से इस मिशन को संभालने का काम तुम्हें करना होगा। यह कहकर दिलफेक सिंह अजीत और सुषमा की तरफ देखता है और उन्हें वहां से जाने का इशारा करता है। सुषमा और अजीत दोनों वहां से चले जाते हैं और दिलफेक सिंह घूर कर उन्हें जाते हुए देख रहा है। जहां एक ओर दिल्लों के खिलाफ कुछ लोग बगावत कर चुके थे, वहीं दूसरी ओर अब्बास गाड़ी में आराम से बैठा हुआ था और वो अपने हाथ में रखे बटन को आराम से देख रहा था। पीछे वाली गाड़ी में राहुल बैठा हुआ था और वो ड्राइवर से कहता है, जानते हो ये लड़की है ना रंगीली, ये बहुत बड़ी एजेंट है और इसका जजमेंट कभी गलत नहीं होता। ड्राइवर सवाल करता है,
तो सर अब क्या करना चाहिए? राहुल सिंह तुरंत अपने फोन से एक नंबर डायल करता है और अब्बास वाली गाड़ी में बैठा एक पुलिस वाला फोन उठाता है। वो फोन उठाते से कहता है, हाँ सर बोलिए। राहुल सिंह उससे कहता है, अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा सावधान रहना। ये अब्बास है, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के हथियार इसी के माध्यम से घूमते हैं। ये सुनकर वो पुलिस वाला फोन कट करता है और अब्बास के बिल्कुल पास बैठ जाता है। अब्बास कहता है, जानते हो, मेरे पास बैठने से तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ये सुनते ही वो पुलिस वाला अब्बास के गाल पर एक कसकर तमाचा मारता है और अब्बास के मुंह से थोड़ा खून निकल आता है। अब्बास चेहरा ऊपर करता है और पुलिस वाले को घूर कर देखता है और फिर अचानक हंसने लगता है। अब्बास को ऐसे हंसते हुए देखकर पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब्बास उससे कहता है, सुन, 40 सेकंड में एक कांड होने वाला है। तू बच सकता है, तू बचा सकता है तो बचा ले। ये सुनकर वो पुलिस वाला घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने फोन से राहुल सिंह को कॉल करता है और कहता है, सर अब्बास ने धमकी दी है कि 30-40 सेकंड में कुछ होने वाला है। पुलिस वाले का ऐसा कहना होता है और तभी वो तीनों गाड़ियां एक बड़े से टनल के अंदर से होते हुए गुजरती हैं और अचानक से तीनों गाड़ियों के ऊपर अंधेरा छा जाता है। लाइन के दूसरी तरफ से राहुल कहता है, सुनो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कि तुमने क्या कहा, फिर से बोलो। लेकिन अब पुलिस वाले को कोई आवाज नहीं आती क्योंकि टनल में होने के कारण से नेटवर्क का मेजर प्रॉब्लम होता है। अंधेरे में उस पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आता और उस अंधेरे में अब्बास अपने हाथ में रखे उस प्लास्टिक के बटन को मुंह में डालता है और उसे चबाने लगता है। उसके ऐसा करते ही उसके मुंह से धुआं आने लगता है और वो जैसे ही मुंह खोलता है वो धुआं पूरी गाड़ी में फैलने लगता है। कुछ ही पलों में अब्बास वहीं बेहोश हो जाता है और उसके कुछ देर बाद जैसे ही वो धुआं और पुलिस वालों तक पहुंचता है, वो पुलिस वाले भी बेहोश होकर गाड़ी में गिर जाते हैं। गाड़ी अंधेरे में चल रही है और उसमें सब बेहोश हो चुके हैं। तभी राहुल चिल्लाता है फोन पर और कहता है, अरे कुछ कहो यार। राहुल के साइड में बैठा ड्राइवर कहता है, सर हो सकता है टनल की वजह से नेटवर्क का इशू हो। यह सुनते ही राहुल सिंह सोच में पड़ जाता है और जैसे ही गाड़ियां टनल से बाहर निकलना शुरू होती हैं, दूर से शूटर सबसे पहले वाली गाड़ी की तरफ अपनी राइफल पॉइंट करता है और वो किसी से फोन पर कहता है, आप लोग वहां से निकल जाइए, मैं आगे और पीछे की दोनों गाड़ियों को उड़ा दूंगा, फिर आप अब्बास भाई को लेकर निकल जाना। ये कहकर वो अपनी बंदूक में लगे टेलीस्कोप से देखने लगता है उस पहली गाड़ी को जो सबसे आगे चल रही है और राहुल सिंह रंगीली को कॉल बैक करता है। रंगीली जैसे ही कॉल उठाती है, राहुल उससे कहता है, सुनो, जिस गाड़ी में अब्बास को रखा है उस गाड़ी के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया है। ये सुनकर रंगीली, जो कि अब एक होटल के कमरे में थी, वो चौंक जाती है और कहती है, डिटेल बताओ क्या हुआ है। राहुल सिंह कहता है, जो पुलिस वाला अब्बास वाली गाड़ी में था उसका कुछ जवाब नहीं आ रहा है कॉल पर और बाकी लोग भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। यह सुनकर रंगीली चौंक जाती है और उसके पीछे खड़ा सूरज कहता है, मैम यहां देखिए। रंगीली जैसे ही मुड़ती है, पीछे देखती है कि होटल के उस रूम में सूरज ने प्रोजेक्टर सेट कर रखा है और उसकी आंखों के सामने उस स्क्रीन पर मुंबई पुणे हाईवे का मैप खुला हुआ है। रंगीली तुरंत उस मैप को देखते हुए कहती है, देखो, टनल अगर तुम लोगों ने पार कर ली है तो इसका मतलब यह है कि अब अगला पुलिस चेक पॉइंट कम से कम 20 मिनट बाद आएगा। हाँ, लेकिन चेक पॉइंट से क्या कनेक्शन है इस बात का? रंगीली तुरंत कहती है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आने वाले 20 मिनट में कोई आएगा और अब्बास को लेकर चला जाएगा। यह सुनकर राहुल सिंह के होश उड़ जाते हैं। रंगीली तुरंत अपनी आंखों के सामने बिछे हुए उस मैप को देखते हुए कहती है, देखो, टनल अगर तुम लोगों ने पार कर ली है तो इसका मतलब यह है कि अब अगला पुलिस चेक पॉइंट कम से कम 20 मिनट के बाद आएगा। इस पर राहुल कहता है, हाँ, लेकिन चेक पॉइंट से इसका क्या कनेक्शन है?
हमें कैसे भी इस दुर्घटना को होने से रोकना है रंगीली। रंगीली कहती है, समझने की कोशिश करो राहुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आने वाले 20 मिनट में कोई आएगा और अब्बास को लेकर चला जाएगा। ये सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं और फोन पर रंगीली कहती है, तुम्हें कैसे भी अब्बास वाली गाड़ी को ओवरटेक करना होगा। ये सुनते ही राहुल सिंह ड्राइवर से कहता है, अपनी गाड़ी अब्बास की गाड़ी से आगे लो। बड़ी इमारत की छत पर खड़ा शूटर पहली गाड़ी की तरफ बंदूक पॉइंट करता है और ट्रिगर दबाने लगता है। दूसरी तरफ हाईवे पर ड्राइवर जैसे ही अब्बास की गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश करता है, उसकी आंखों के सामने कुछ घटता है जिसे देखकर राहुल और ड्राइवर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि सबसे आगे चल रही गाड़ी की तरफ किसी ने अटैक किया है और वो गाड़ी एक महाविस्फोट में उड़ गई है। धमाके की आवाज इतनी जोर से होती है कि राहुल और अब्बास की गाड़ी भी चलते हुए हिल जाती है। अब्बास को जिस बड़ी सी गाड़ी में रखा गया है उस गाड़ी में भी वाइब्रेशन होता है और उसका ड्राइवर भी सामने का नजारा देखकर घबरा जाता है। वो मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, अब क्या करें। रंगीली जो कि एक होटल रूम में है, वो ये आवाज सुनती है और स्पीकर पर यह आवाज सुनकर भैया लाल और सूरज भी घबरा जाते हैं। राहुल सिंह फोन पर रंगीली से कहता है, तुम्हारा जजमेंट एकदम सही था यार, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। इस पर रंगीली कहती है, कैसे भी कांटेक्ट करके अब्बास वाली गाड़ी को तेज चलाने के लिए कहो। अगर तुम लोग 20 मिनट की जगह और जल्दी पहुंच जाओगे तो आगे वाले चेक पॉइंट से तुम्हें पुलिस की मदद मिल जाएगी। ये कहकर रंगीली फोन रखती है और अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। वो कपूर सर को कॉल करती है। कपूर सर जो कि मीटिंग में बैठे हैं, वो देखते हैं कि रंगीली का फोन है। वो फोन कट कर देते हैं। कपूर सर उस मीटिंग में बैठे हुए हैं जहां सारे बड़े अधिकारी उनके सामने बैठे हुए हैं। रंगीली फिर कॉल करती है और इस बार कपूर गुस्से में फोन उठाता है और कहता है, कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं। लेकिन सामने से रंगीली सिर्फ इतना कहती है, सर अगर इस वक्त आपने मदद नहीं की तो आज अब्बास भाग जाएगा और फिर हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। यह सुनते ही कपूर सर तुरंत लाइन पर राहुल को कनेक्ट करते हैं। राहुल सिंह फोन उठाते ही कहता है, सर कोई शूटर है जिसने हमला किया है आगे वाली गाड़ी पर और हमें पूरा यकीन है कि अब्बास को कुछ लोग छुड़ाने आने वाले हैं। और सर अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। इस पर कपूर कहता है, बोलो यार, जल्दी बोलो और जल्दी से जल्दी आगे वाले चेक पॉइंट पर पहुंचो। ये कहते हुए कपूर सर के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा है। राहुल सिंह कहता है, सर मुझे यकीन है कि आज जो मुंबई में मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग में अब्बास भी रहेगा, इसीलिए उसे यहां से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। यह सुनकर फोन पर कपूर और रंगीली दोनों चौंक जाते हैं। राहुल सिंह कहता है, सर जैसा कि आपने कहा कि आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, मुझे लगता है अब्बास किसी बड़े क्रिमिनल से मिलने वाला है। यह सुनकर रंगीली और कपूर सर दोनों सोच में पड़ जाते हैं और तभी उस बड़ी सी इमारत पर खड़ा शूटर अब राहुल सिंह की गाड़ी को निशाना लगाता है। राहुल सिंह जिस गाड़ी में बैठा है उस गाड़ी में विस्फोट होता है और ऐसा होते ही राहुल सिंह की गाड़ी भी हवा में उड़ जाती है। धमाके की आवाज फोन पर कपूर और रंगीली को भी सुनाई देती है। कपूर उस मीटिंग हॉल से बाहर आता है और आज पहली बार फोन पर रंगीली को कपूर के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर रंगीली कहती है, सर प्लीज खुद को संभालिए, इस वक्त देश को हमारी जरूरत है, हमें कैसे भी खुद को स्ट्रांग बनाए रखना होगा। यह सुनकर कपूर तुरंत अपनी जेब से फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। सामने से कोई लैंडलाइन पर फोन उठाता है और कहता है, जी बोलिए। यह सुनते ही कपूर कहता है, सुनिए, टनल और आपकी पुलिस चौकी के बीच में एक घटना घटने वाली है जिसे केवल आप ही बचा सकते हैं। यह सुनते ही चौकी वाला पुलिसकर्मी कहता है, सर लेकिन टनल वाले रोड से तो क्रिमिनल अब्बास को लेकर जाया जा रहा है। इस पर कपूर कहता है, हाँ, उसी अब्बास को कुछ क्रिमिनल्स लेकर जाना चाहते हैं, कैसे भी हमें उन्हें रोकना होगा। यह सुनते ही वो आदमी फोन कट करता है और अपनी चौकी पर लगे एक इमरजेंसी बटन को दबाता है।
उसके ऐसा करते ही कुछ ही पलों में पुलिस के तकरीबन 20 जवान इकट्ठा हो जाते हैं। वो आदमी जिसे अभी अभी कपूर ने सूचना दी है, वो आदमी कहता है, टनल के आगे से क्रिमिनल अब्बास को ले जाने का प्लान है, हमें इस प्लान को रोकना होगा। ये सुनते ही सारे पुलिस वाले तेजी से अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठने लगते हैं। दूसरी ओर अब्बास को जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था उसमें बैठा ड्राइवर बहुत घबराया हुआ है। वो खुद से कहता है, आगे वाली गाड़ी को भी उड़ा दिया उन्होंने और पीछे वाली गाड़ी भी उड़ा दी। इसका मतलब तो यह है कि वो लोग आज इस गाड़ी को भी उड़ा देंगे। ये सोचते हुए वो और तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। तभी उसकी नजर कांच पर पड़ती है, जिसमें वो दृश्य देखकर घबरा जाता है। वो देखता है कि पीछे की तरफ से एक कार आ रही है जो कि तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है और उसके अंदर बैठे 4 लोग अपनी बंदूकें बाहर निकालकर तैयार हैं, जैसे वो किसी मकसद से आए हों। ये देखकर अब्बास की गाड़ी का ड्राइवर और तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आ रही वो गाड़ी अब्बास वाली गाड़ी को ओवरटेक करती है और उसमें बैठा आदमी धमकाते हुए कहता है, ए, गाड़ी रोक वरना यहीं उड़ा दूंगा। अब्बास की गाड़ी चला रहा ड्राइवर घबराते हुए गाड़ी रोक देता है और उसके गाड़ी रोकते ही ओवरटेक कर रही गाड़ी उस गाड़ी के ठीक आगे आकर खड़ी हो जाती है। उस कार से चारों तरफ से 4 लोग निकलते हैं और वो अब्बास वाली गाड़ी की तरफ जाते हैं। वो चारों लोगों में से एक आदमी अपनी बंदूक से अब्बास वाली गाड़ी के ड्राइवर को शूट कर देता है और वो ड्राइवर वहीं मर जाता है। इसके बाद वो चारों लोग अब्बास की गाड़ी के पीछे वाले भाग को देखते हैं और एक आदमी पीछे वाले दरवाजे के लॉक पर बंदूक चलाता है। बंदूक चलाते ही वो दरवाजा टूट जाता है और एक आदमी उस दरवाजे को खोलता है। उनके दरवाजा खोलते ही वो लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर धुआं ही धुआं है। उसमें से एक आदमी कहता है, लगता है अब्बास भाई ने अपने शर्ट का बटन खोल ही दिया, जिसके धुआं से सब लोग बेहोश हो गए हैं। यह कहकर वो आदमी अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधता है और आंखों पर चश्मा डालकर अंदर कदम रखता है। कुछ कदम चलने के बाद उसे अब्बास दिखता है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है। अब्बास उस आदमी को देखकर आंखें खोलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो उस आदमी से कहता है, अब आएगा मजा। आज की शाम मैं उससे मिलने वाला हूं जिसके साथ मिलकर करूंगा एक बड़ा ऑपरेशन। गाड़ी के बाहर खड़ा अब्बास का आदमी धुआं देखकर अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधता है और आंखों पर चश्मा डालकर गाड़ी के अंदर कदम रखता है। कुछ कदम चलने के बाद उसे अब्बास दिखता है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है। अब्बास उस आदमी को देखकर आंखें खोलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो उस आदमी से कहता है, अब आएगा मजा। आज शाम में मैं उससे मिलने वाला हूं जिसके साथ मिलकर करूंगा एक बड़ा ऑपरेशन। अब्बास जोर जोर से हंस रहा है और उसके सामने खड़ा शख्स कहता है, भाई आप चलिए, आपको मुंबई वापस ले जाना एक मुश्किल काम है क्योंकि पुलिस पहुंचती ही होगी यहां। यह सुनकर अब्बास घूर कर इस आदमी को देखने लगता है और तब वो इंसान कहता है, हमारे पास खबर है कि अगले वाले चेक पॉइंट से पुलिस निकल गई है, तो किसी भी वक्त यहां पे पहुंच सकती है और अगर उनके आने से पहले हम यहां से नहीं निकले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पर अब्बास कहता है, नहीं, अब कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे जो मुश्किल काम था वो तो तुम लोगों ने कर दिखाया। ये कहते हुए वो अब्बास गाड़ी से उतरने लगता है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी में पड़े बेहोश लोगों में एक आदमी को होश आ रहा है। ये देखते ही अब्बास के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है। वो तुरंत पास खड़े आदमी की बंदूक लेता है और उसे लगातार गोली चलाकर उस पुलिसकर्मी को मार देता है जो अब्बास की निगरानी कर रहा था।
इसके बाद वो गाड़ी के अंदर पड़े और भी लोगों को एक के बाद एक गोलियां चलाकर मार देता है। ये खून खराबा करने के बाद अब्बास गाड़ी से नीचे उतरता है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आ रहा है। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और ताली बजाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी कार लेकर आता है और अब्बास से कहता है, भाई जल्दी बैठिए गाड़ी में। अब्बास उसकी तरफ देखता है लेकिन अपने हाथ ऊपर रखता है। दूर छत पर खड़ा शूटर अपनी बंदूक में लगे टेलीस्कोप में देखता है कि अब्बास ताली बजाकर उसे शुक्रिया कह रहा है। इसके बाद अब्बास जाकर गाड़ी में बैठने ही वाला होता है, तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। वो फिर उस बड़ी सी गाड़ी के पास आता है और वहां गाड़ी में पुलिसकर्मी के पास पड़े एक बैग से कागज निकालता है। वो उस कागज पर कुछ लिखता है और उस कागज को उस पुलिसकर्मी के हाथ के नीचे रखकर वहां से जाने लगता है। पीछे से अब्बास के ही एक आदमी की आवाज आती है, अब्बास भाई आप जल्दी चलिए। ये सुनते ही अब्बास तेजी से अपने लोगों की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो गाड़ी वहां से निकलती है। अब्बास के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है और उसके पास बैठा आदमी अब्बास से सवाल करता है, अब्बास भाई क्या लिखा है आपने उस पेपर में? इस पर अब्बास हंसते हुए कहता है, मेरा अगला प्लान। जहां एक और अब्बास वहां से निकल चुका था, वहीं दूसरी ओर पुलिस की 5-6 बड़ी गाड़ियां दूर से उस स्पॉट को देखती हैं जहां ये पूरी घटना हुई है और सबसे आगे लीड कर रहा पुलिस वाला बाकी गाड़ियों को आगाह करते हुए कहता है, गाइस एक बैड न्यूज़ है। मुझे लगता है कि वो लोग भाग चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना होगा। कोई भी वहां कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे बताएगा। उसका ऐसा कहते ही ब्लूटूथ कॉल मौजूद सारे लोग एक साथ कहते हैं, यस सर। वो लोग कुछ पल के बाद एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये सब कुछ हुआ था। सारे पुलिस वाले तेजी से अपनी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और बंदूक निकालकर धीरे धीरे आसपास चेक करते हुए उस गाड़ी में पहुंचते हैं जिसमें अब्बास को ले जाया जा रहा था। वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं, सबसे आगे खड़ा पुलिस ऑफिसर अंदर देखता है कि सारे पुलिसकर्मी मर चुके हैं और अब्बास वहां से जा चुका है। यह देखकर वो ऑफिसर निराश हो जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने फोन से एक कॉल करता है और सामने से उसे जवाब मिलता है, सर सॉरी, हमारी चौकी की तरफ तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। हो सकता है वो जंगल के रास्ते से निकल गए हों। ये सब सुनकर ऑफिसर तुरंत ये कॉल कट करते हुए कपूर सर को कॉल करता है। कपूर जैसे ही फोन उठाते हैं, वो ऑफिसर सामने से कहता है, सर एक बैड न्यूज़ है। वो लोग अब्बास को लेकर चले गए हैं और दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आगे वाली चौकी में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उन्हें शक है कि वो लोग रोड से नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से कहीं और निकल गए हैं। ये सब सुनकर कपूर भी निराश हो जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर वहीं मीटिंग रूम के बाहर लगी एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी सामने से वो ऑफिसर गाड़ी के अंदर कदम रखता है तो उसे एक पुलिसकर्मी के सीने पर एक पेपर रखा हुआ दिखता है। वो पेपर देखकर ऑफिसर लाइन पर मौजूद कपूर सर से कहता है, सर सुनिए, मुझे वहां हमारे एक पुलिसकर्मी के शरीर पर एक पेपर रखा हुआ दिख रहा है। ये कहते हुए वो ऑफिसर चलते हुए वहां पड़े पुलिसकर्मी के पास पहुंच जाता है और वहां बैठकर उसके हाथ के नीचे रखे पेपर को उठाता है। वो जैसे ही पेपर उठाता है, वो देखता है कि उस पर लिखा है, आज रात 9 बजे, रोक सकता हो तो रोक ले। फोन पर मौजूद कपूर सर ये लाइन सुनकर कहते हैं, अब तो ये अब्बास खुलेआम चैलेंज कर रहा है। गाड़ी के अंदर बैठा ऑफिसर राकेश कहता है, सर मैं मेरी टीम को लेकर यहां से निकल रहा हूं। इन लोगों की बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा दी जाएगी। मेरे लिए कुछ और आदेश हो तो बताओ। कपूर कुछ नहीं कहता और फोन कट करके सीधे रंगीली को कॉल करता है। रंगीली, जो कि मोरीला नगर से थोड़ी दूर एक कैफे में बैठी है सूरज और भैया लाल के साथ, वो रिंग सुनते ही कॉल उठाती है। कपूर सर कहते हैं, रंगीली
आज शाम अब्बास ही मिलने वाला है किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल से। उसने मुझे खुलेआम चैलेंज किया है कि वो आज की रात 9 बजे मिलेगा किसी से, लेकिन कहां ये नहीं पता। इस पर रंगीली कहती है, सर, हमें पूरे मुंबई के हर कोने पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वो अगर ऐसा करने वाला है तो हमें किसी भी हालत में उस मीटिंग को होने से रोकना होगा। कपूर सर कहते हैं, रंगीली, मुझे नहीं लगता कि हम इस मीटिंग को होने से रोक सकते, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा शहर है। इसके हर कोने पर पुलिस का नजर रखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये सुनते ही रंगीली कहती है, सर, इसका तो एक ही तरीका है। मुझे लगता है जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल वहां मिलने वाला है अब्बास से, वो मुंबई में तो मौजूद नहीं होगा ना, वो वहां बाहर से आएगा। तो हमें सबसे पहले एयरपोर्ट पर आगाह कर देना चाहिए कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उससे पूछताछ की जाए। और सर, हमें हमारे एक आदमी को भी एयरपोर्ट पर रखना होगा, क्योंकि इस संदिग्ध व्यक्ति को देखकर पहचान सके। ये सुनकर कपूर फोन कट करता है और सीधे अपने मीटिंग रूम में जाने लगता है और अधिकारियों को तैयार करता है आज 9 बजे होने वाले घमासान के लिए। जहां एक ओर रंगीली कपूर सर के साथ प्लान डिस्कस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर ढिल्लों एक बैग के साथ दिलफेक सिंह के घर से बाहर निकलता है और धीरे धीरे चलते हुए एक गाड़ी की तरफ जाता है। वो गाड़ी की डिक्की में अपना सामान रखता है और गाड़ी में पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी उसकी कार के सामने अचानक से दिलजीत और सुषमा आकर खड़े हो जाते हैं और अजीत ढिल्लों पर बंदूक तानते हुए कहता है, बाहर निकल, हमें तुझसे पूछताछ करनी है। ये नज़ारा देखकर ढिल्लों के चेहरे पर पहली बार घबराहट के भाव नजर आते हैं